यह सबसे बड़ा जो हम बात कर रहे हैं ना प्रायद्वीप भारत की, ये क्या आपका सबसे बड़ा आपका है प्रायद्वीपी सॉरी भौतिक प्रदेश है आपका। कैसा आपका भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश से मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आ रहा? जियोग्राफिकल एरिया से देखा जाता, देखो इस तरह से क्या है, देखो यहाँ पर आपका यहाँ पर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यहाँ पर आपका ग्यारो खासी जयंती पहाड़ी है। इस तरह से ऊपर क्या है आपका अरावली है ना। इस प्रकार से क्या बना हुआ हमारा पेनिनसुला बना हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है हमारे इंडिया का। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि जितना भी पार्ट है ना उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है आपका, इसी पार्ट का, प्रायद्वीपी भारत का है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूं एरिया की, किसकी बात करेंगे हम, इसके क्षेत्र की बात करेंगे ना। इसका क्षेत्र कितना है प्रायद्वीपीय भारत का, याद है किसी को? इसका है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने एरिया में फैला हुआ है ये? यानी कि जो हम पढ़ते हैं टोटल एरिया, जब इंडिया का टोटल एरिया पढ़ते हैं हम, कितना है टोटल एरिया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जब पूरे इंडिया का एरिया कितना आपका क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से ये कितना कवर कर रहा है आपका 16 लाख। अब बताइए 16 दूना 32, हाफ, यानी कि आधा एरिया कवर कौन कर रहा है आपका भारतीय प्रायद्वीप कर रहा है ना। ये आंकड़े से हमें पता चल रहा है। अब इसकी हाइट की बात करें हम, ऊंचाई, जैसे देखा होगा प्रायद्वीप है ना, प्रायद्वीप भी क्या है, कहीं ना कहीं उठा हुआ भाग होगा समुद्र से। तो जैसे ही हम स्थल खंड की अगर हाइट मापते हैं तो वो कैसे किससे मापते हैं, भूमि से या फिर समुद्री सीमा से? सी से नापते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी का समतल एरिया होता है वो कैसे होता है, सभी जगह एक जैसा होता है। जैसे कि हमने देखा होगा प्रशांत महासागर की बात करते हैं ना, प्रशांत महासागर में सबसे अगर गहराई की बात करें तो वो कौन सा है आपका? मेरियाना ट्रेंच गर्त है ना, ट्रेंच या गर्ते की बात है। तो मेरियाना गर्त में आपकी 11,212 कुछ ऐसे ही है ना, इतनी गहराई, और कई जगह इतनी गहराई नहीं है। तो क्या वहां का जो समुद्र का आपका स्थल, समुद्र की जो सरफेस की बात की जाती है, क्या ऊपर नीचे होती है? नहीं होती है। चलो प्रशांत महासागर को छोड़िए, आप तो यहीं किसी एक गड्ढे की बात कर लीजिए, एक प्लेन की बात कर लीजिए। जब हम दोनों का उसमें पानी डालेंगे तो क्या ऊपर नीचे हिस्सा दिखेगा हमें? नहीं दिखेगा। जब भी हम लैंड की क्या नापते हैं, ऊंचाई नापते हैं, तो वो आपकी समुद्र की सरफेस से मापते हैं कि इसकी समुद्री सरफेस से ऊंचाई कितनी है। तो इसकी आपकी 600 से 900 मीटर। समझ में नहीं आया? ओके, कितनी है आपकी? 600 से, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके स्लोप की बात करेंगे, ढलान। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं इसकी ढलान तो होगी, तो इसी प्रकार से इसका ढलान का हमें पता कैसे चलेगा? बिल्कुल,
यानी कि हम इसका जो पता लगाएंगे किधर उठा हुआ भाग है, किधर इसका नीचे भाग है, तो ये किससे पता चलेगा? हमें रिवर से चलेगा। ओके, जैसे कि हमने देखा होगा, यहीं समझ लेते हैं इसको। इस वाले जो देखो, पहले तो मैं बात कर लेते हैं इसको, स्लोप की बात कर लेते हैं। तो स्लोप इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ से माना कि आपकी कौन सी नदी निकली हुई है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से तो सभी भली भांति परिचित होंगे। फिर से बनाना पड़ेगा, पूरा क्लीन ऑल हो गया है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी स्लोप की बात कर रहे थे ना, ढलान। जैसे बीच में से यहां से क्या निकल रही है आपकी? नर्मदा नदी निकल रही है। आज जाना, अगर जिसने देखा ना हो, बड़ी अच्छा मौसम हो रहा है ना? ठीक है, जा सकते हो। सेंट्रल हाईएस्ट लैंड, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है नदी आपकी। जो प्रायद्वीप भारत की जब बात करते हैं हम ना, इसको जो नर्मदा नदी 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक तो सेंट्रल हाईएस्ट लैंड, यानी कि सेंट्रल बोले तो केंद्रीय उच्च भूमि, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, केंद्रीय उच्च भूमि। और एक नीचे की बात करें तो डीसी, दक्कन ट्रेप। ओके, अब इसको पेनिसुला को 2 पार्ट्स में डिवाइड कौन कर रही है? आपकी नर्मदा रिवर कर रही है। ऊपर कौन सा पार्ट है आपका? सेंट्रल हाईएस्ट लैंड की बात करें, केंद्रीय उच्च भूमि। नीचे की बात करें तो दक्कन प्लेटू। ओके, अब यहाँ से आपने देखा होगा कि कई सारी नदी क्या जाती हैं? आपकी ऊपर जाती हैं। कैसे जाती हैं? ऊपर जाती हैं। तो इसकी बात करें, जैसे नर्मदा की बात, सॉरी, चंबल की बात करें हम, क्षिप्रा होगी, काली सिंध नदी होगी, सोन नदी हो गई, ये सारी नदियां कहाँ जा रही हैं? आपकी ऊपर जा रही हैं। जैसे कि उस समय भी मैंने बताया था आपको डायरेक्शन का, ऊपर क्या हमारा, नीचे, इधर, इधर, वेस्ट। अब हम बता रहे हैं कि जो नदी है वो कहाँ जा रही है? आपकी ऊपर की ओर जा रही है। तो स्लोप में बता सकती हो, इसके जो उत्तर की ओर की बात की जाती है तो वो कहाँ जा रही है? आपकी नॉर्थ ईस्ट में। बिल्कुल सही है, यानी कि ये डायरेक्ट ऐसे नहीं जा रहे, इस टाइप से घूम जाएंगे। तो इधर कौन सा एरिया आपका? नॉर्थ और ईस्ट। समझ में आ रहा नहीं? ये वाला ऊपर की बात करूं मैं, जैसे इसको बांट लेते हैं हम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। प्रायद्वीप को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ओके, अब इसको मैं क्या, उत्तर की बात करें यहाँ पर, नॉर्थ की, तो ये कहाँ से जा रही है? साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही है। ऊपर की नदी है, साउथ से कहाँ जा रही है? आपकी नॉर्थ की ओर। अगर हम बात करें इधर पूर्वी घाट की ओर, तो पूर्वी घाट में जो नदी का स्लोप की बात करूं मैं, तो कहाँ जा रही है? आपकी पूरब की ओर। इधर आपका वेस्ट है, इधर क्या आपका ईस्ट है। तो सबसे अधिक नदी ईस्ट की ओर जा रही है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है। जैसे आपने सुना होगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां कहाँ जा रही हैं? आपकी वेस्ट टू ईस्ट जा रही हैं। ठीक है, इस तरह से स्लोप कर रही है। अब आपने सुना होगा 2 नदियों के बारे में। एक तो आपने सुना होगा अभी जिसकी बात कर रहे हैं हम, नर्मदा नदी। एक कौन सी आपकी? माही नदी, है ना? हाँ जी, नहीं,
माही नदी की बोल रहा मैं। देखो जो सभी नदी अधिकतर कहाँ जा रही हैं आपकी, वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन दो नदी, एक लूनी नदी भी है, कुछ बताएंगे हम नदी जब पढ़ेंगे ना। तो सिर्फ यहाँ पर ये मुद्दा समझना कि कुछ नदी हैं जैसे कि अब नर्मदा माई, जैसे ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ये कहाँ जा रही है आपकी, ईस्ट टू वेस्ट। समझ पाए ये पॉइंट? अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो देखा जा रहा है तो नदी कहाँ से जाती है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। तो यानी कि इस वाले हिस्से की बात करें तो इसका जो ढलान होगा वो किस टाइप से होगा, जैसे ये प्रायद्वीप है तो इस टाइप से होगा, तभी तो इधर सभी नदियां जा रही हैं, है ना। ऊपर की बात करें तो ऊपर जो स्लोप होगा इस टाइप से होगा, और इधर बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, एक तरीके से अपवाद मान सकती है। क्या है, अपवाद मान सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है अभी मैं उसको समझा दूंगा। क्योंकि जो नर्मदा नदी है, क्या देखो इसके पीछे रीजन ये है कि जो नर्मदा और माही नदी है ना, ये किस में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है। ताप्ती भी है, एक मिनट, ओके ठीक 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 है, ठीक ठीक समझ गया, थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, आज समझ गया ना। अब ये क्या है आपकी, हाँ ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या आपकी रिफ्ट वैली में बहती है ना। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा प्रायद्वीप की बात करते हैं, ये किसका हिस्सा है आपका, गोंडवाना लैंड का है ना। तो गोंडवाना लैंड का आपने सुना होगा, ये भ्रंश जो पड़ती हैं वो कब पड़ती हैं आपकी, जब दो पर्वत या फिर दो चट्टाने या फिर दो स्थलखंड आपस में क्या होते हैं, नहीं दूर होते हैं, टेंशनल फोर्स के कारण क्या होते हैं, ये इनके स्थलखंड दूर होते हैं, तो इसमें क्या पड़ जाता है आपका, भ्रंश पड़ जाता है। समझ पा रहे हैं ना, भ्रंश नहीं समझे, भ्रंश को हिंदी में बोलते हैं दरार। जैसे कि ये कोई आपकी प्लेट है, अब इसमें टेंशनल फोर्स के कारण क्या होती है, दरार आ जाती है, इस प्रकार से क्या आ जाती है, इसमें दरार आ जाती है ना। दरार आएगी तो ये जो नीचे वाला, जो बीच वाला पार्ट की बात कर रहे हैं ना, ये क्या होगा, नीचे खिसक जाएगा, है ना। जब नीचे खिसकेगा तो इसकी आकृति किस टाइप की बन जाएगी, सॉरी इस टाइप की क्या बन जाएगी, इसकी आकृति बन जाएगी। यानी कि इसमें क्या पड़ गया, पीछे रिफ्ट बन गया ना, घाटी बन गई। अब इस कारण से आपकी ये नदियां कहाँ जा रही हैं, आप वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। अब समझ में आया ये वाला, ओके। नर्मदा नाली वाला आ गया समझ में, स्लोप आ गया समझ में आपको। अब थोड़ा सा हम ये इसके बारे में देखेंगे, जो इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। अब इसका जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। यहां तक समझा है वो तो क्लियर है ना। क्या समझा था हमने, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया था उस इसकी डेफिनेशन, उसके बाद में हमने क्या समझा था, इसका एरिया के बारे में, एरिया कितना है, और ओके। अब इसमें एक और है, जैसे कि ये तो हमने भारत के संदर्भ में पढ़ लिया था कि भारत में प्रायद्वीप कितने हैं आपके, 2। अब इसमें हम थोड़ा सा वर्ल्ड के स्तर में देखेंगे कि विश्व में भी कोई प्रायद्वीप है या नहीं, है ना। तो विश्व में आपका है अरब प्रायद्वीप। कौन सा है आपका, अरब प्रायद्वीप है। जैसे कि इस टाइप से वो भी है, प्रायद्वीप का स्ट्रक्चर तो वही होगा। जैसे कि हम बात करेंगे इधर कौन सा आपका, लाल सागर, ठीक है। जैसे कि यहाँ से ज्यादा आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा ना। मरुस्थल कौन, मरुस्थल नहीं है, हाँ
अलग करते मतलब एक तरह से बीच में बांट देते, हाँ, क्योंकि नर्मदा नदी से ऊपर वाली जो नदी है ना वो कहाँ स्लोप करती है, उत्तर की ओर स्लोप करती है। और जो नीचे वाली की बात करते हैं ना, तो दो तीन नदियों को छोड़ के बाकी नदियां कहाँ स्लोप करती हैं आपकी, वेस्ट ईस्ट की तरफ। तो इससे पता लग जाता है कि इसका ढाल किधर की ओर है, नदियों से, है ना, ये समझाना चाह रहा हूँ। इंडिया के संदर्भ में तो देख लिया हमने, हम देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है ना, कब, तो इसमें देखिएगा, ये आपका क्या है, रेड सी। एक तरफ ये हो गया, नीचे क्या है आपका, गल्फ ऑफ अदन, यानी कि अदन की खाड़ी हो गई। और इधर कौन सा है आपका, ये वाला लगा हुआ है, नहीं, अरेबियन सी। इस प्रकार से तीन ओर से जो घिरा हुआ है ना, तो यहां पर भी लिख लीजिए, जैसे हमने अभी पढ़ा था माही नदी के बारे में, पढ़ा था माही नदी के बारे में। इसकी एक और कंडीशंस क्या है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं। ओके, दूसरी बात करें, रेखा तो हमारी 3 है, एक तो इक्वेटर, एक आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो माही नदी तो हो गई आपकी कर्क रेखा की। अगर मैं मकर रेखा की बात करूं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसको काट दिया आपकी लिम्पोपो। ये किसको काट दिया आपकी, मकर रेखा को 2 बार, अफ्रीका में ना, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर तीनों रेखाएं गुजरती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आपकी इक्वेटर। और एक आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें एक भी रेखा नहीं गुजरती, कौन सी है, अंदाज से, श्योर, देखो जरा, ठीक है। जब तक मैं एक और लिखता हूं, लिम्पोपो के बाद में ये तो कौन सी होगी आपकी मकर रेखा। अगर मैं भूमध्य रेखा की बात करूं इक्वेटर की, तो वो आपकी कांगो, कांगो रिवर, ये किसको काट दिया आपकी, भूमध्य रेखा की बात, इक्वेटर है ना। हाँ जी, ये दोनों अफ्रीका में ही है। देख लिया, वेरी गुड। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पेनिनसुला की, यानी कि जो पेनिनसुला के जो फॉर्मेशन की बात की जाती है, तो ये इसकी जो बना कैसे है ना, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो मेन टास्क है, तो ये पढ़ने का जो टॉपिक है तो वह यही है। तो ये इसका जो पहले फॉर्मेशन की बात की जाती है, तो ये किससे बनता है आपका, गोंडवाना लैंड, किससे बनता है ये, गोंडवाना लैंड, है ना। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है, कैसे है, ये सभी को क्लियर है, ऐसा तो नहीं है कोई आप में से
क्लास में ऐसा कोई ऐसा ऐसा एस्पिरेंट्स तो नहीं है जिसको पता ना हो कि गोंडवाना क्या है। ओके, और कोई? चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में ना, क्या है गोंडवाना। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, कॉन्टिनेंटल, सभी को रट जाना चाहिए यहाँ पे ना। क्या थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? वेरी इजी है ना। पहले पहले प्लेट टेक्टोनिक आई थी या कॉन्टिनेंट? ये क्या आपका सुपर सुपर ओशियन, सुपर कॉन्टिनेंट। ओके, अब ये इसमें बीच में क्या भरा हुआ है? पानी। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पेंथालासा। क्या बोलेंगे इसको? पेंथालासा। अब ये जो बीच वाले बात कर रहे हैं हम कॉन्टिनेंट के, इसको क्या बोलेंगे? पेंजिया। अब इसमें से क्या है आपका? बीच में से सागर है, कौन सा? तैतीस सी। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। जब पूरा अगर बात करें तो उसको सुपर ओशियन, अगर इसमें जो बीच वाले हिस्से की बात करें तो ये क्या है आपका? सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेंजिया। अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है और बीच में क्या है आपका? 33 सागर है, तो इसको बोलते हैं हम अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या फिर लॉरेंस, है ना। ओके, अगर नीचे वाले हिस्से की बात करें हम तो ये से क्या कहेंगे हम? गोंडवाना लैंड। ठीक है, इस तरह से हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसका निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। आप क्लियर हुआ? ओके। ठीक है, ऊपर कौन सा है आपका? लॉरेंसिया या फिर अंगारा लैंड। नीचे कौन सा आपका? गोंडवाना लैंड है। बीच की बात करें तो क्या है आपका? 33 सी। ये बीच में पूरा भरा हुआ पानी से क्या बोल रहे हैं हम? पेंथालासा। ओके, फिर ये इतने भागों में टूटा। अभी हमारे इंडिया की बात करें हम, कहां पर है? किसके पास? अभी अफ्रीका के पास। जबकि अभी हम वर्तमान में देखिए तो यूरेशिया के पास है। इस कंडीशंस में तो नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो इंडिया बना हुआ वो किससे बना हुआ है? अफ्रीका से टूटकर बना हुआ है ना। और वो भी अफ्रीका किसका पार्ट है आपका? गोंडवाना लैंड का, है ना। अभी भी कहाँ है आपका? इंडिया यहाँ पर ही है ना। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रही है, ऊपर की ओर जाता रहा। अब इस स्थिति में देखिएगा थोड़ा सा, है ना। इसमें तो वही है जो पहली वाली स्टेज पढ़ते हम। सेकंड में से और दूर हुआ, थर्ड में फिर यहाँ पर पहुंचा, फिर फोर्थ की अगर बात करें और फिर यहाँ पर वो स्थिति बना ली जो हमारी क्या है आज के वर्तमान में ना। ये बता रहा डायरेक्शन इसमें घूमने की तरफ। आज की जो वर्तमान देखा जाता है ना, तो वो कौन सा है आपका? ये वाला डायग्राम। ये क्या है आपका? मेडागास्कर। मेडागास्कर भी टूटकर कहां से अलग हुआ है आपका? अफ्रीका से, है ना, अफ्रीकन प्लेट से। ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। पहली कंडीशन समझ में आई होगी कि जो प्रायद्वीपीय भारत की हम बात कर रहे हैं ना, वो किससे टूटकर अलग हुआ है आपका? गोंडवाना लैंड से, है ना। ओके,
अब दूसरा पढ़ेंगे हम कि जो गोंडवाना लैंड से हमारा भारत है वो क्या हुआ है, दूर हुआ है। तो इस संबंध में बीच बीच में इसमें क्या है, वोल्केनो एरेप्शन होते रहे, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट होती गए, है ना। तो इस कारण से भी क्या हुआ, इसका उद्गार माना जाता है, क्योंकि जब यहाँ से टूट टूट के जाएगा तो बीच बीच में क्या होते गए, इसमें ज्वालामुखी आपके विस्फोट होते गए। अब ये ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं। जिस तरह से आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट कि गोंडवाना लैंड किस तरह से टूटकर कहाँ पहुंचा, आपका प्रायद्वीपीय भारत में। और एक पॉइंट और याद रखना, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है ना, आपका हिमालय से भी, उत्तर भारत के मैदान इससे भी क्या है, आपका प्राचीन है। ये याद रखना है ना, ऐसा नहीं है ये हिमालय से भी क्या आपका पुराना, उत्तर भारत की मैदान पढ़ ली उससे भी ये क्या आपका पुराना है ना। फर्स्ट कंडीशन समझ में आई, गोंडवाना लैंड से भी क्या बना है ये कंडीशन। सेकंड बात कर रहे हैं हम, इसमें क्या हुआ है, वोल्केनो इरप्शन हुए, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट। अब ज्वालामुखी विस्फोट कैसे हुए इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कैसे होते हैं ज्वालामुखी विस्फोट? आ गई वोल्केनो? हाँ ओके, आई थिंक सभी जानते होंगे ना, फिर भी हम एक बार पढ़ेंगे। आप नहीं चाहोगे फिर भी पढ़ेंगे ना। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि जो वोल्केनो इरप्शन के कारण क्या हुआ, हमारा प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। वो कैसे हुआ थोड़ा सा देखते हैं ना। जैसे हमने पढ़ा था, ध्यान से समझना, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा वो भी समझ लेना अभी, और जिन्होंने पहले पढ़ लिया है वो भी ध्यान से समझ लेना अब। क्यों? क्योंकि ये आपका, ये माने कि जीरो से हम पढ़ाएंगे इसको, है ना, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। इसमें हमने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक, अगर हिंदी में लिखना चाहे तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। अगर पिछली बात करें थ्योरी की तो वो कौन सी आपकी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो दो वर्ड है, एक तो प्लेट और एक आपके टेक्टोनिक। ओके, यहाँ पर प्लेट की बात करें, कोई खाने वाली प्लेट नहीं है, क्या है आपकी, यह कोई खाने वाली प्लेट नहीं है। तो ये कौन सी प्लेट है सर? पार्ट ऑफ क्रस्ट। ये क्या आपका पार्ट ऑफ क्रस्ट है, यानी कि ये जो सरफेस है इसका ही क्या है, पार्ट है प्लेट। ओके, अब ये पार्ट ऑफ क्रस्ट है। अगर हम जियोग्राफी की भाषा में और अच्छे से बोले तो इसको बोल सकते हैं आप लिथोस्फीयर। क्या बोल सकते हैं हम? लिथोस्फीयर। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर हम समझेंगे टेक्टोनिक का अर्थ। टेक्टोनिक का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? मूवमेंट। मूवमेंट यानी बोले तो हलचल। ओके, अब यहाँ में मैंने पढ़ा था पिछली बार कि जो टेक्टोनिक में मूवमेंट भी कितने प्रकार से होता है, 3 टाइप से बताया था। पहला कौन सा बताया था मैंने आपको? कन्वर्जेंस। एक कौन सा था? डाइवर्जेंस। एक और बताया था ट्रांसफॉर्म। ओके, अब इसमें कन्वर्जेंस में क्या होता है, दो प्लेटें आपस में आती हैं, सेकंड वाली में दूर, थर्ड वाली में, इस प्रकार से इनकी क्या बनती है, अलग अलग कंडीशंस बनती है। पहले तो दोनों प्लेटों में अच्छे से दोस्ती होती है, फिर कुछ बात को लेकर थोड़ा झगड़ा होता है, फिर लास्ट में जाकर क्या होते हैं, वो झगड़ जाते हैं ना। वही कंडीशन हो रही है यहाँ पर भी। फिर हमने इसके बाद में जाना था कि जो आपकी भारी प्लेट रहेगी वो क्या करेगी, आपकी यहाँ पर सबडक्ट करेगी। बताना तो पड़ेगा भाई, ज्वालामुखी का उद्गार कैसे हुआ, तब आके आपका प्रायद्वीप भारत बना, है ना। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये प्लेट है ना,
अब ये जो प्लेट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कौन सी है आपकी? डेंसर। बोले तो हिंदी में लिख सकते हो भारी प्लेट है। ये कौन सी है आपकी? लाइटर, हल्की प्लेट। ओके, हमने क्या पढ़ा था कि जब दो प्लेट हैं जिसकी डेंसिटी, जैसे कि अभी और समझा देता हूं, माना कि ये P1 प्लेट है और जिसकी डेंसिटी क्या इतनी है, रो, इक्वल एक P2 जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो 2। डेंसिटी का मतलब समझ में आता है सभी को, यानी कि घनत्व है ना, डेंसिटी यानी पास पास। तो यहाँ पर बोल रहे हैं हम P1 प्लेट की डेंसिटी कितनी है, रो 1, P2 प्लेट की डेंसिटी कितनी है यहाँ पर, रो 2। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि P1 जो आपकी प्लेट है ना, और ये आपकी P2, तो P1 नॉट इजकल टू P2, बिकॉज क्योंकि P1 की जो डेंसिटी है वो P2 की जो डेंसिटी है उससे क्या है, ज्यादा है। ओके, अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या करती है आपकी, सबडेक्ट करती है। क्या करेगी आपकी, सबडेक्ट करेगी। ये क्या कर रही है आपकी, सबडेक्ट, धंसना। और ये क्या करेगी आपकी, हल्की प्लेटर लाइटर तो फ्लोट। यानी कि ऊपर की ओर उठ जाएगी। अब इनके बीच में जो जहां पर रिएक्शन हो रही है ना, उसको बोलेंगे हम सबडक्शन जोन। इस वाले एरिया की बात करेंगे, जो रिएक्शन होगी ना, क्या बोलेंगे इसको हम, सबडक्शन जोन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, जो आपकी भारी प्लेट है वो क्या कर रही है, यहाँ सबडक्ट कर रही है। जब यहाँ पर जो प्लेट सबडक्ट करेगी ना, तो आपको पता होगा जो अर्थ की बात करते हैं कोर में या फिर मेंटल में, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, सरफेस की अपेक्षा तो क्या होता है आपका, ज्यादा होता है ना, बिल्कुल। और परिवर्तन भी आता है जब हम क्या पढ़ते हैं इसमें, डिसकंटिन्यूटी पढ़ते हैं। जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसकी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद में हमारे एक और टॉपिक आता है डिसकंटिन्यूटी, यानी कि असंबंधिता, है ना। क्या होता है देखो, जैसे मैं बता दूं थोड़ा सा, असंबंधिता में यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ भी पानी भरा हुआ है, यहाँ पर क्या है, मिट्टी टाइप की, रेत टाइप की डली होगी, है ना। ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली अपने स्तर से समझना, आपने ऐसा देखा होगा कभी ना कभी। आप बताइए, जब इधर भी पानी भरा हुआ, इधर भी पानी भरा हुआ है, बीच में क्या है, स्थलखंड है ना, तो वो उसमें जो ना तो वो ना इतना पानी रहेगा उसमें, और ना ही इतना वो क्या रहेगा, सूखा रहेगा। क्योंकि जो इसका प्रभाव है वो कहाँ तक रहेगा आपका, यहाँ तक रहेगा, इसका प्रभाव भी यहाँ तक रहेगा। यानी कि दोनों के बीच में क्या पाई जा रही है, यहाँ पर असंबंधिता पाई जा रही है। समझ पाए इसको, नहीं आया समझ में? देखो मेरे भी एक बार रिपीट कर देता मैं। डिसकंटिन्यूटी यानी होती है असंबंधिता। असंबंधिता है, इसके शब्द पर जाइए, इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। इसका संबंध कैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। मतलब यहाँ पानी है, यहाँ कैसा आपका गीला है, यहाँ पर क्या है आपकी गीली भूमि है, यहाँ पर भी कैसी आपकी गीली भूमि है, यहाँ पर कैसी आपकी सूखी भूमि है ना। अब इसका प्रभाव भी यहाँ तक रहेगा, इसका भी रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत नमी रहेगी या नहीं रहेगी, है ना। जो इसका और इसकी देखा जाए, इसमें तो सेम है, लेकिन इनके बीच में कुछ क्या पाई जाती है, असंबंधता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी। इसी प्रकार से जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, आंतरिक संरचना का, तो इसमें क्या होती है, कई सारी हमें डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि कई जगह हमें देखने को मिलता है टेम्परेचर अधिक भी होता है, कई जगह टेम्परेचर कम भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कि यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है आपका, अधिक होता है। अधिक होता है तो यहाँ पर क्या रहता है आपका, जो भी जितनी प्लेट नीचे धसेगी, सबडेक्ट करेगी, तो वो क्या बनेगा, लावा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, लावा में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब लावा में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से क्या निकलेंगे आपकी, वोल्केनो इरप्शन होने लगे, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट।
क्या होने लगेगी यहाँ पर आपकी ज्वालामुखी विस्फोट। अब ज्वालामुखी विस्फोट में आपने देखा होगा हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था लिथोस्फीयर वगैरह, इनके बारे में जो पार्ट है ना, दो प्लेटों से मिलकर दो उनकी रहती है जैसे सरफेस में, एक तो रहती है आपकी समुद्र सी की जो सरफेस रहती है, एक रहती है आपकी लैंड की। सबसे ज्यादा जो वॉल्केनो आते हैं वो कहाँ आते हैं? रिंग ऑफ फायर तो वो रहते हैं जो गहराई में रहते हैं उसमें ना। आप बताइए, जो सबसे ज्यादा वॉल्केनो आते हैं वो सी में आते हैं, समुद्र में, या फिर लैंड पे आते हैं? समुद्र में आते हैं। समुद्र वाले कितने हैं आप में से? आशीर्वाद, ओके, चलिए इतने का आशीर्वाद काफी है। चलिए समुद्र में, और लैंड वाले कितने हैं? एक, स्नेहा, दो, तीन, आप क्या हो गया? तीन, और बाकी के न्यूट्रल वाले? भाई बहनों, आप में से न्यूट्रल वाले कितने हैं जिनको कोई मतलब नहीं, चाहे तो समुद्र में आए चाहे भूमि पे आए, हमें प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए बस, है ना। तो देखा जाता है जो वॉल्केनो की बात करें तो वॉल्केनो सबसे ज्यादा कहाँ आती है? आपकी समुद्र में आती है। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे भी क्या है? तर्क है। क्या तर्क है? कि जो आपकी सरफेस रहती है किसकी? समुद्र की, तो आपको देखने को मिल रहा है कितनी पतली है। ओके, यहाँ ऊपर तो क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। जबकि लैंड की बात करें हम, भूमि की, इसका कितना है? इतनी हाइट है। अब बताइए, हमने जो प्लेट पढ़ते हैं ना, तो प्लेट में सबसे पहले कौन सी प्लेट टूटेगी, पतली वाली या मोटी वाली? पतली वाली कौन सी है आपकी? लैंड की। वेरी गुड, दिन में रात बता रहे हो, रात में ऐसा नहीं है ना। यानी कि समुद्र की प्लेट क्या रहती है? पतली रहती है। तो अधिकतर देखा होगा आपने कि जो प्रशांत महासागर है उसमें सबसे ज्यादा क्या आते हैं? आपके वॉल्केनो आते हैं। ये सुना सभी ने? या फिर ये सुना है हिमालय पर आज वॉल्केनो आ गए? नहीं सुना है ना। इसके पीछे रीजन यही है कि जो समुद्र की जो प्लेटें रहती है वो क्या रहती है? आपकी पतली रहती है, वो जल्दी टूट जाती हैं स्थल खंड की अपेक्षा। ओके, और जब हम पढ़ रहे हैं, मेन उद्देश्य क्या था हमारा पढ़ने का? कि जो आपके वॉल्केनो से क्या बना हुआ है? आपका प्रायद्वीप भारत बना हुआ। ठीक है, ये आए आपको सबको समझ में? आगे बढ़े। ओके, अब यहीं इसको एंड नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर लावा की, किसकी बात कर रहे हैं हम? लावा की। लावा वो वाला नहीं है आपका टच वाला फोन? किसी के मन में क्वेश्चन चल रहा हो? अभी तो ओप्पो, वीवो, आईफोन, एप्पल, ये सारे चल रहे। सॉरी, आईफोन और एप्पल एक है। ठीक है, लावा की बात कर रहे हैं। तो लावा भी यहाँ पर जो वोल्केनो एरप्शन होगा, उसमें ज्वालामुखी विस्फोट होगा, उसमें 2 टाइप्स का निकलता है। कौन कौन सा? आपने सुना होगा अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। सभी ने सुना होगा। अम्ल क्षार सभी ने सुने होंगे। क्या होता है अम्लीय लावा और क्षारीय लावा? कोई इशू नहीं, हंस नहीं दीजिए। आई एग्री, आपकी भावना समझ गया। आप क्या बताना चाह रहे हो? ओके ओके, आप बोल रहे हैं कि अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार कैसे होता है? कड़वा होता है ना। ठीक है, इसकी यहाँ पर प्रॉपर्टी देखते हैं। उस संदर्भ में देखेंगे जो हम 10th की साइंस में पढ़ते थे, है ना। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे कि अम्लीय और क्षारीय कैसे पता चले हम। जैसे वोल्केनो का एरप्शन हुआ, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, अब जो उससे लावा रेख रहा है, तो उसका कैसे पता करेंगे कि यह अम्लीय है या क्षारीय है? एसिडिक और बेसिक।
ठीक है, तो इसमें अम्लीय का कैसे पता चलेगा और क्षारीय का पता है किसी को? पीएच स्केल नहीं लगेगा यहाँ पर। देखो क्षारीय का तो इस प्रकार से इसमें क्या पाया जाता है आपका? आयरन और मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है आपका? आयरन और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पता लग जाता है ये कौन सा आपका? क्षारीय लावा। अब बात आती है कि हमें लावा इसका अम्लीय लावा का पता कैसे चलेगा? जिसमें सिरका की मात्रा क्या हो? अधिक हो। सिलिका की मात्रा क्या हो उसमें? अधिक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अम्लीय लावा। जिसमें मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इनके आधार पर हम उनको बता सकते हैं। ओके, अब ये इसकी क्वालिटी क्या होती है? ये जल्दी शीघ्र ही क्या हो जाता है? ठंडा होता है। ये क्या होता है आपका? शीघ्र ही क्या हो जाता है? यहाँ पर ठंडा हो जाता है। और आपने देखा होगा जो हमारा प्रायद्वीप भारत बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? क्षारीय लावा से बना हुआ है। और क्षारीय लावा ये कैसा होता है आपका? गाढ़ा। कौन सा? सिलिका की मात्रा जिसमें अधिक होती है वो अम्लीय लावा कहलाता है। और ये कैसा होता है? गाढ़ा होता है, इसलिए क्या होता है? ये जल्दी ठंडा हो जाता है। ओके, जबकि हम क्षारीय लावा की बात करते हैं, कैसा होता है आपका? पतला होता है। और बताइए जब नीचे से पतला निकलेगा तो वो आराम से मजे से फैलेगा। पहले तो वही नीचे से लावा निकलेगा, पतला रहेगा, आराम से धीरे धीरे क्या जाएगा? वो फैलता रहेगा। और जब फैलेगा तो क्या बनाएगा आपका? प्लेटू बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? जबकि इससे क्या बनते हैं? अधिकतर आपके माउंटेन बनते हैं। किससे बनते हैं माउंटेन? इसी से बनते हैं, क्योंकि एकदम निकलते हैं वो जल्दी से क्या हो जाते हैं? शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। तभी तो देखने को मिलता है कि माउंटेन रहते हैं उसमें क्या रहती है? पीक रहती है, चोटियां रहती है ना। जबकि हम किसकी बात करें? क्षारीय लावा से जो बनते हैं प्लेटू बनते हैं प्रायद्वीप, तो वो आराम आराम से क्या निकलता है? लावा निकलता है और इस तरह धीरे धीरे फैलता है। तो फिर इसमें किसका निर्माण हो जाता है आपका? प्लेटू। और इसमें कौन सा पाया जाता है तत्व? आयरन और मैग्नीशियम। अब इसको हम बोलते हैं बेसाल्ट चट्टाने। बेसाल्ट चट्टाने भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेसाल्ट चट्टाने? बिल्कुल। और यहाँ पर जो मिट्टी रहती है ना, वो कटाव के कारण जो बेसाल्ट चट्टान रहती है जिनका इरोजन होता है ना, तो उसमें कौन सी रहती है? वो काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी रहती है आपकी? काली मिट्टी रहती है। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा क्या होती है आपकी? उपजाऊ भी होती है ना। अब लोहा जहां पर रहेगा तो वहां की मिट्टी कैसी रहेगी? काली रहेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि 2-5 फीट खोद के देखेंगे मिल जाए हमें लोहा, ऐसा नहीं रहेगा ना। अम्ल काली मिट्टी में? अधिक काली मिट्टी में अम्ल पाया जाएगा। देखना पड़ेगा। पढ़ा था आपने? ठीक है, अच्छी बात है, फिर भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेरे श्योर नहीं हो तब तक आपको मैं नहीं बता सकता, है ना। क्या होता है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था एग्जाम्पल से, अगर एक टीचर से गलत बता देगा तो उसकी सातों पीढ़ी, डॉक्टर गलत इलाज कर देगा तो उससे एक पेशेंट मरेगा, लेकिन जब टीचर गलत बताता है ना, तो यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी क्या है? गलत ही पड़ेगी, है ना। इसलिए मैं श्योर नहीं। कोई नहीं, अच्छा है आपका क्वेश्चन, मैं देख कर दे दूंगा उसको, है ना। तो यहाँ पर ये समझ में आया आपको सभी को। तीसरा हम पढ़ते हैं टेंशनल फोर्स के कारण। किसका? अभी तो पढ़ाया था पूरा कॉन्सेप्ट, क्षारीय लावा से होता है ना, ये तभी मैंने क्लियर किया था। ये तीसरा कौन सा आपका? टेंशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स मतलब समझ रहे हैं ना,
तनाव क्या रहता है इसमें? शब्द पे जाइए, क्या होगा इसमें? तनाव। जब दो व्यक्तियों के बीच में तनाव होता है तो क्या होता है? दूरियां बढ़ती हैं या पास आते हैं? दूरियां बढ़ती हैं। सभी ने फील किया होगा, जब वो घर पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो सारे क्या जाते हैं? दूर भागते हैं ना, बोलते हैं यार टेंशन हो रहा है, यही बोलते हैं ना। कोई कहीं घूमने के लिए निकल जाएगा, कोई कहीं घूमने के लिए निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर थर्ड जो कंडीशंस बनती है, तो वो टेंशनल फोर्स के कारण क्या होती हैं? जो भी दो स्थल खंड है वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। जैसे कि अरावली के बारे में सुना होगा आपने। अरावली के नीचे हम पढ़ते हैं आपकी विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल के नीचे अपन पढ़ते हैं सतपुड़ा। अब इनके बीच में जो भ्रंश पड़े हुए हैं वो किसके कारण बने हुए हैं? टेंशनल फोर्स के कारण। तो ये तीसरी कंडीशंस भी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम जानेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। जो प्लेटो का वर्गीकरण की बात करें हम, तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो हमने यहाँ तक समझा है, मैंने बताया था आपको कि प्रायद्वीप वाला चैप्टर अपन बाद में स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा ये लेंथी है। ओके, तो इसमें हमने आज क्या पढ़ा है? इंट्रोडक्शन। और इसमें इंट्रोडक्शन के अलावा इसकी थोड़ी सी विशेषता भी बता दूं मैं आपको। क्या विशेषता होगी इसकी? क्या विशेषता है इसकी? पहली विशेषता है, चलो गोंडवाना लैंड की हो गई। दूसरी, चलो ज्वालामुखी उद्गार से हो गया। तीसरी बात करें तो सबसे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम बताते हैं, इसमें पढ़ते भी है कि जो अधिकतर वोल्केनो देखने को मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? आपके समुद्र में मिलते हैं। लेकिन प्रायद्वीप भारत में आपने कभी सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें वो कैसी रहती हैं? कठोर रहती हैं। कैसी रहती हैं? कठोर रहती है। इसलिए यहाँ पर क्या नहीं आते? आपके वोल्केनो नहीं आते, है ना। और क्या विशेषता पढ़ सकते हैं हम इसकी? जैसे कि इसको हम कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं? 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक तो प्लेटो और एक कॉन्टिनेंट, या फिर सॉरी कॉन्टिनेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ माउंटेन बोलेंगे। यानी कि जो प्रायद्वीप भारत पढ़ेंगे उसमें कई सारे क्या है? आपके पठार है, और कई सारे क्या है यहाँ पर? माउंटेन की पहाड़ियाँ भी हैं। जैसे उन्हीं के बारे में देख रहे हैं यहाँ वर्गीकरण में। मेजर प्लेटो के बारे में मेजर हिल्स के बारे में देख लेंगे ना। चलिए पहले बात करते हैं हम पठार की। तो इसमें पहला आपने देखा होगा दक्कन पठार के बारे में सभी ने सुना होगा। इसको ढक्कन भी बोलते हैं क्या? दक्कन पठार के बारे में सुना होगा सभी ने। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का, बघेलखंड, उसके अलावा छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार,
और कौन से आपका काठियावाड़ वाला? काठियावाड़ वाला कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, और भी ऐसे प्रमुख और देख लेंगे अपने ना। जैसे हम बात करें यहाँ पर हिल्स की बात करेंगे ना, हिल्स में जैसे आपने पढ़ा होगा अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, और भी है इसमें मेजर है ना। तो इस प्रकार से अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गारो खासी जयंतिया, तो हमें इसमें कई सारे क्या मिलेंगे आपको, हिल मिलेंगे, और कई सारे क्या मिलेंगे इसमें, प्लेटू मिलेंगे, है ना। अब इनका जो हम अध्ययन करेंगे ना, एक एक से करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो मेन पार्ट है अपना अभी जो पढ़ा हुआ है, कम से कम 2-3 क्लास में हम इसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो एक पॉइंट बताने वाला था, गौरा खासी जयंतिया, सॉरी गौरा नहीं रहती, गारो खासी जयंतिया रहती है ना, शब्द का गलत हो रहा है। गारो खासी जो जयंतिया की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पड़ती है आपकी, मेघालय में पड़ रही। उस टाइम पे शायद मैंने नोट कराया हो या नहीं कि जो गारो खासी जयंतियाँ हैं वो आपका हिमालय का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है आपका, प्रायद्वीप का। कभी पूछ ले वो आपसे ऑप्शन में कि गारो खासी जयंतिया, क्योंकि अधिकतर क्या होता है हम उस पार्ट से जैसे हिमालय के जस्ट नीचे पड़ते तो कई बार ऐसा लगता है कि ये किसका पार्ट होगा, आपका हिमालय का ही पार्ट होगा, है ना। बट वो किसका पार्ट है, पेनिनसुला का पार्ट है ना। तो यहाँ पर बता सकते हो आप कि जो गारो खासी जयंतिया वो किसका पार्ट होगा, यहाँ पर पेनिनसुला का, प्रायद्वीप भारत का। ओके, तो इसमें हम कल एक एक से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि जैसे कि ऊपर से लेकर पूरे जितने भी और भी पठार इसमें है ना, तो सबका अध्ययन करेंगे, है ना। एक दिन पठार कर लेंगे, एक दिन क्या कर लेंगे, आपके माउंटेन कर लेंगे, है ना। अब यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकता है, और नहीं है क्वेश्चंस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कैसे में जाए, ये प्रमुख है, कोस्टल एरिया है, लेकिन बने तो पठार टाइप में ही है ना, समझ पा रहे हैं। लिखवा दी मैंने उस समय, अगर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर उस समय लिखवा दी हो तो उसको क्रॉस कर लेना, तो उसको क्रॉस कर लेना, अगर मैंने वहाँ नोट करा दी हो ना तो वहाँ उसको क्रॉस कर लेना, और यहाँ पर उसमें